राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जो टॉपिक कवर किया था लास्ट पर, जिस जगह पे हमने छोड़ा था, वो था वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एंड वी एब्रीविएट देम एज WPD, WPI एंड WPR। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स हैं और इसका हमने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखा कि ये कहाँ से WPD जनरेट होता है। मैंने आपको एक जगह का बताया, मे भी किसी और जगह से भी आए, बट WPD कहाँ से जनरेट होता है। और फिर हमारा एक पूरा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का प्रोसेस ग्रुप था, जिसके अंदर वी सॉ कि जी किस तरह हमारे पास ये वाला ग्रुप के अंदर किस तरह हमारे पास इनपुट पे हर नॉलेज एरिया, जब मैं कहता हूँ नॉलेज एरिया तो इसका मतलब आपने माइंड में रखना है हर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, कॉस्ट उसका एक एस्पेक्ट है, आप उसको कह सकते हैं स्केड्यूल एक एस्पेक्ट है, क्वालिटी है, वगैरह वगैरह। इनका एक फॉर्मल नाम भी है, फिलहाल आप इसको नॉलेज एरिया और एस्पेक्ट समझे, मैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी बताता हूँ। तो उसका रिस्पेक्टिव WPD आता है और हम उसको रिस्पेक्टिव प्लान के साथ, फॉर दैट मैटर अभी आप प्लान का वर्ड ही समझे, रिस्पेक्टिव प्लान के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के नतीजे में हमें पता चल जाता है कि यार हमारा ये डाटा, रॉ डाटा, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और व्हाट डज इट मीन। और उस इंफॉर्मेशन को हम एक्चुअल में, सारी इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करके और फिर उसको यहाँ पे एज एन इनपुट आता है। और ये इंटीग्रेशन वाला नॉलेज एरिया, जिसमें हमने यही का पढ़ा था कि इंटीग्रेशन में हमारे नीचे वाले जितने भी नॉलेज एरियाज हैं उनमें जो कुछ हो रहा है उसको प्रोजेक्ट मैनेजर अपने पास ला के उसको इंटीग्रेट करता है। तो ये सारी WPIs इंटीग्रेट होकर मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की शक्ल में आती हैं। रिपोर्ट्स कुछ और जगहों पे भी बनती हैं, फिलहाल आप इसको इतना ही समझे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन प्रोक्योरमेंट जब हो रही होती है तो प्रोक्योरमेंट के अंदर हम डिफरेंट वेंडर्स को कुछ टास्क देते हैं या कुछ चीज़ें प्रोक्योर करने के कहते हैं कि आपने हमें ये प्रोवाइड करना, ये करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट का कुछ कुछ हिस्सा किसी जगह पे बन रहा हो, एक आप उसको हमने सबलेट किया हो या हमने उसको आउटसोर्स किया हो कि भाई ये बना के पूरी की पूरी चीज़ हमें ला दें। अब उस सूरत में, या बाज़ दफ़ा अगर हम उसको इंटरनेशनली किसी जगह से प्रोक्योर कर रहे हैं तो वो शिपमेंट आते में 1 डेढ़ महीना 2 महीने लग सकते हैं। और उस केस में हमें वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट के, हाँ भाई हमारा कंटेनर वहाँ से चल गया है, हमारा कंटेनर यहाँ पहुँचा है या यहाँ पहुँचा है, या कस्टम क्लियरेंस हो रही है, वगैरह वगैरह, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मुझे सप्लायर्स भी भेजेंगे। ठीक है, वो अपने काम की मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे। और वो रिपोर्ट बेसिकली मैं अगर अपने प्रोजेक्ट में देखूं तो मेरे लिए एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन ही है। बट फॉर नाउ आप यही समझे जो मैंने आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स का, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट का यहाँ पे बताया, फिलहाल आप इसी को माइंड में रखें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। और इसके अंदर ये एक एग्जांपल मैंने आपको वर्बली तो बता दिया था कि लेट्स से जब मैं ये कहता हूँ कि अ सर्टेन एक्टिविटी टुक 10 आवर्स और इट वाज कंप्लीटेड ऑन जुलाई 21st। ये अब रॉ डाटा है, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि 10 घंटे तो हैं, डाटा तो है मेरे पास, और जुलाई 21st को ख़त्म हुआ, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, ये मुझे नहीं समझ आ रही। उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि यार इस एक्टिविटी ने एक्चुअल में, लेट्स से अब मैं प्लान से कंपेयर करूंगा। मैं बार बार प्लान कह रहा हूँ, बेसिकली कुछ जगहों पे ये बेस लाइन भी होता है। मैं अभी क्योंकि बेस लाइन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसलिए मैं उसको प्लान ही कह रहा हूँ। लेट्स से हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैंने 12 आवर्स में करनी थी वो एक्टिविटी और जुलाई 22 को ये कंप्लीट होनी थी, बट यू सी ये उससे पहले हो गया। सो अब इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, आई शुड नो दैट। और वो इम्प्लीकेशंस क्या है? पहली बात, मैं ये चीज़ चेक करूंगा कि यार व्हाई दिस एक्टिविटी टुक लेस टाइम एज कंपेयर टू व्हाट वी हैड प्लान्ड। अब इसकी ना एक बड़ा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 700 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। अब आप सोचें हर एक्टिविटी में अगर एक एक दिन का फर्क आना शुरू हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट पे ओवरऑल, लेट्स से कोई एक्टिविटी पैरेलल में नहीं हो रही, बट चलें इसमें से 300 एक्टिविटी ऐसी हैं जो पैरेलल में नहीं हो रही हैं, और इनकी ये 300 दिन का जो है ना मेरा प्रोजेक्ट अर्ली ख़त्म हो जाएगा ना। अब आप सोचें कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के ओवरऑल ड्यूरेशन के अंदर कितनी बड़ी ये चेंज है। तो अगर तो मेरे एस्टीमेट में प्रॉब्लम है और मेरे एस्टीमेट में मैंने 3 दिन या 2 दिन का सोचा था या मैंने 12 आवर्स का सोचा था और उसकी जगह वो जल्दी हो गया, तो इसका मतलब है कुछ मुझे अपनी बाकी तमाम एक्टिविटीज को भी देखना पड़ेगा। उनके जो मैंने एस्टिमेट किए हैं वो भी देखने पड़ेंगे।
लेकिन अगर मुझे इसकी रीजन वैसे पता चल गया कि यार लकीली एक्चुअल में हमारा सप्लायर जो है वो एक चीज ला रहा था, साथ में उसने हमें दूसरी चीज भी दे दी और फला काम हो गया और उसकी वजह से हमारा काम सेट हो गया, लकीली दैट हैपेंड। अब वो लकीली जो हैपेंड हो गया उसकी वजह से एक्चुअल में हुआ है, लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज के हमारे एस्टिमेट है वो ठीक है ना। ये जो बाकी जगहों के एस्टिमेट ठीक है, इसका मतलब अब मुझे अभी बाकी एक्टिविटीज को दोबारा री एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा। सो एक छोटी सी चीज थी, लेकिन उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस है वो हमें माइंड में लाजमी होनी चाहिए, और ये हमारे पास बनती है WPI के अंदर। फिर विल दिस मीन इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा कि यार अगर हमारी परफॉर्मेंस, इसका मतलब थ्रू आउट ऐसे ही होता चला जाएगा और हमारे कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ अर्ली शिफ्ट करनी पड़ेगी और हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाए। डिड द टीम नोटिफाई रिसोर्सेज असाइन टू द सक्सेसर एक्टिविटी, जो इस एक्टिविटी, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो 21st को होनी थी बट 22nd को होनी थी बट 21st को हो गई, तो अब इसका मतलब उससे जो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होनी है, अगर ये मैं टाइमलाइन की बात करूँ, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है इस एक्टिविटी का, यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई, यहाँ पे एक्टिविटी एंड हुई, और अब अगली एक्टिविटी ने यहाँ पे होना था, बट ये तो 22nd को ही की बजाय 21st को खत्म हो गई यहाँ पे। अब इसका मतलब है ये वाली एक्टिविटी इस जगह पे आ गई, लेकिन क्या जिन लोगों ने, जिन रिसोर्सेज ने ये काम करना है, उनको ये पता है कि एक्टिविटी यहाँ पे आएगी और हमें एक दिन पहले जाना है, तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी हमें फिर करनी पड़ेगी। शुड फ्यूचर एक्टिविटीज भी री एस्टिमेटेड, अगर अगर ये जो मैंने आपको बात की, ये जो अर्ली खत्म हुआ है इसके अंदर प्लान के अगर एरर है तो फिर ज़ाहिर है हमें री एस्टिमेट करेंगे, बट वट एवर इट इज योर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। सर एक क्वेश्चन है इसमें मेरा, जी जी ये बोलो। जो आप बात कर रहे हैं ये ओवरऑल आप बात कर रहे हैं प्लानिंग स्टेज पे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने एक प्लान बनाया, जब हम प्लान कर रहे होते हैं उस वक्त की बात कर रहे हैं? ये एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन है, जब मैंने प्लान बना लिया था उस प्लान के बाद अब मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और जब एग्जीक्यूट प्लान तो मैंने ये बनाया था, मैंने ठीक हो गया। बहुत सारी एक्टिविटीज थी, एक एक्टिविटी ये थी, इससे 2 दिन लेने थे, लेट्स से ये जो एक डॉटेड लाइन है ये 1 डे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस एक्टिविटी ने 1 डे लेना था, अगली एक्टिविटी ने 7 डेज लेने थे, अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज है, ठीक है, और ये जो मैंने आपको ये डेज है, तो अब ये मेरा प्लान था। अब ये एक्टिविटी, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इसने 2 दिन लेने थे लेट्स से, लेकिन इसने एक दिन में ही कंप्लीट हो गई, तो ये चीज नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना। अच्छा अब जी सर मैं समझ गया। मेरा मेन क्वेश्चन इधर, सॉरी मेरा क्वेश्चन ये है सर इधर हाँ कि वो एक्टिविटी पहले हो गई तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अगली सारी एक्टिविटीज को फिर दोबारा रीवैल्यूएट करेगा और रीप्लान करेगा? आपको नहीं लगता कि उस पर टाइम उसका बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, हाँ या बिल्कुल वो बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल, चलने दे? ऐसा ही है। देखिए ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अपने करेक्ट करने हैं, ये लाजमी आपने माइंड में रखना है। पहली बात ये याद रखिएगा कि अगर ये बात मेरी असम्पशन ठीक है कि मेरी एक्टिविटीज ओवर एस्टिमेट हुई हुई हैं, ठीक है, उनके अंदर पैडिंग, विल स्टडी अ टर्म पैडिंग, पैडिंग इज अ क्राइम हियर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पैडिंग, वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम बताते हैं ना कि 2 दिन एक्चुअली लगना है, लेकिन मैं 1 दिन का मार्जिन ऐड करके आपको कहता हूँ 3 दिन का। अगर हर एक्टिविटी में इस तरह एक एक दिन गलत लगा हुआ है, तो आप खुद सोचें कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर 800-900 एक्टिविटीज हो रही है, और उन 809 एक्टिविटीज के अंदर अगर एक एक दिन का गैप है, तो आपने कस्टमर का कहा हुआ है कि मैंने 2022 में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बट एक्चुअल में अगर आप, मैं कहता हूँ 365 डेज का आपका एक साल होता है, अगर मेरा प्रोजेक्ट अर्ली हो जाए तो ये तो 2021 में खत्म हो रहा है, जनवरी 21 में। सो आपके ख्याल में ये वो जो री एस्टिमेशन पे मैं एफर्ट करूंगा वो कितना टाइम मेरा ले लेगी? 15 दिन, 20 दिन, बट उसके बदले में 1 साल भी तो बचा रहा हूँ। ठीक है, सो अब ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट लेकिन मैनेजर सर रिस्क का को बफर पे किधर रीवैल्यूएट आता है? करना चाहिए। हाँ मैं ये रिस्क वाले बफर की बात करता हूँ जी, सॉरी साद आपने क्या कहा? सर इस तरह आप ये कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे इस तरह की स्टेज आ जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर को रीवैल्यूएट करना चाहिए दोबारा, हाँ बिल्कुल, ताकि वो देख सके कि कितना टाइम। जस्ट एक सिंगल इंसिडेंट नहीं ऑब्वियसली, बट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये एक्चुअल में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब ही यही है। आपने जॉब्स के अंदर ये जो अखबार में एड्स आते हैं उसके अंदर एक एक अपॉइंटमेंट या एक जॉब डेजिग्नेशन आती है MEC की, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग, एवेलुएशन एंड कंट्रोलिंग की कोई जॉब्स होती हैं। ये जो MEC की जॉब्स होती है ना, इसमें पहली बात आप मॉनिटर करते हो। मॉनिटर में वो जो रॉ डाटा है, जिसने कहा था 22 डेज में हुआ तो इतना हुआ इतना हुआ, आप वो ऑब्जर्व करते हो, फिर उसको आप एवेलुएट करते हो।
एवेलुएट का मतलब ये है कि अब आप उस इंफॉर्मेशन को प्लान के साथ कंपेयर करोगे और उसके रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश करोगे कि भाई ये 1 दिन का डिले या 2 दिन का डिले या 1 दिन अर्ली या 2 दिन अर्ली या 10 दिन अर्ली ये क्यों हुआ है, ठीक है, उसको हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं, RCA। ये सब चीजें आप पढ़ोगे। ये जो रूट कॉज एनालिसिस होता है, अगर तो उस रूट कॉज एनालिसिस का रिजल्ट ये निकला है कि भाई मेरे एक्टिविटीज के अंदर पैडिंग हुई हुई है, मींस वो जो हमने एडिशनली कुछ लोगों ने एस्टिमेट के अंदर गड़बड़ की हुई है, अगर ऐसा है तो फिर फॉर श्योर मुझे अपनी जो है ना वो करना पड़ेगा, री एस्टिमेशन या री एवेलुएशन करनी पड़ेगी टू कंट्रोल। ये जो तीसरा स्टेप है कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, मैं अभी क्या करूंगा, अच्छा यार वो एक एक दिन सब कुछ पीछे आ जाओ, ठीक हो गया, अब ये पीछे आ जाना इसके लिए मुझे चेंज रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अब आप सोचें एक एक दिन हर चीज पीछे आ रही है तो इसका मतलब चेंज रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी। अब चेंज रिक्वेस्ट के लिए मैंने स्पॉन्सर को बुलाया, डायरेक्टर को बुलाया, कस्टमर को बुलाया, बहुत सारे काम किए, उन्होंने मेरी क्लास ली और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है अप्रूव कर देता हूँ। अच्छा 3 दिन बाद फिर एक एक्टिविटी पीछे हो गई, फिर मैंने दोबारा बुलाया, तो ऑब्वियसली तीसरी चौथी दफा माय स्पॉन्सर वुड से कि यार ये क्या रोज का तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात आपने जो की पॉइंट है ना अपने माइंड में रखना वो ये है कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आपने अपनी हिस के तौर पे, अपनी अपनी इंस्टिंक्ट के तौर पे अपने अंदर अडॉप्ट कर लेना है। वो ये कि हम ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स इस तरह की चीजें पढ़ते हैं और ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर बज़ाहिर करने में आपको एफर्ट एंड टाइम लग रहा होता है और कॉस्ट भी लग रही होती है समटाइम्स। ये जो एफर्ट एंड टाइम है, चलो मैं इसको एफर्ट की बात कर रहा हूँ, उस एफर्ट के अंदर टाइम भी शामिल है, उसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है और रिसोर्सेज भी लग रही हैं। ये एफर्ट वर्थ इट है, करना अच्छा है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, मुझे बॉस कहता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है कि फौरन करें, मैं उसे कहता हूँ सर आप मुझे ना 20 दिन दें, मैंने इसको जो PMI का मेथड है ना मैंने तो उसके मुताबिक पढ़ा है और आपको वैसे ही प्लान बना के दूंगा, बल्कि मुझे 1 महीना लग जाएगा। अब अगर आपका स्पॉन्सर या आपके कुछ टीम मेंबर्स आपको कहते हैं भाई ये 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं उनको ये समझाऊंगा कि सर और मैम ये जो 30 डेज आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपने ये 30 डेज ना किया, स्पेंड ना किए, तो ट्रस्ट मी आपका प्रोजेक्ट कम से कम 6 महीने लेट होगा, फिर आपके 180 डेज जाया होंगे और उस 180 डेज के डिले की वजह से जो आपकी कॉस्ट और एफर्ट, आपको वो जो आप गलतियां कर रहे होंगे, वो बार बार जो चेंज रिक्वेस्ट आ रही होंगी, वो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हैंडल करने के लिए मे भी आप ये 30 डेज तो बचा लेंगे लेकिन आप 180 डेज लगाएंगे। ये बात अपने अंदर आपको यकीन रखना है, PMP एग्जाम के लिए तो लाजमी रखना है कि भाई ये जो हम एफर्ट करते हैं ना, ये टाइम का ज़िया नहीं है, एक्चुअली इट इज सेविंग अस टाइम। और ये बात मैं आपको कोर्स के दौरान जगह जगह याद कराऊंगा कि देखा मैंने आपको कहा था कि इसने हमारा टाइम किस तरह बचाया, ठीक है। अभी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये तो है अर्ली प्लानिंग के वक्त, और इसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में मैंने आपको कहा रीएवैल्यूएट कर लो। अगर अगर वाकई वो केस है, वो जो रूट कॉज एनालिसिस किया है उसके मुताबिक नजर आ रहा है कि हम 1 दिन ओवर जा रहे हैं, तो और इस तरह मेरे पास 300 एक्टिविटीज पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो भाई मैं 10-15 दिन अगर लगा लेता हूँ इस सारी चीज को री एस्टिमेट करने में, तो मैं मे बी अपना प्रोजेक्ट 300 डेज पहले खत्म कर लूँ। तो 15 दिन लगा के 300 डेज बचाना इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट, ठीक है जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसी ये से ही बोले कि अगर आप वो 30 डेज लगा के रीवैल्यूएट कर लेते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो वही आ गया जिस तरह पुराना था, तो जाया भी, मतलब इस तरह की भी कोई केसेस होते हैं जहाँ पे आप पुराने उसी चीज पे आ जाते हैं, यू थिंक कि यार शायद जाया हो गया, 30 डेज बात वही थी, बस ये एक ही बिल्कुल चेंज कोई थी। मसला नहीं है। हाँ देखिए आपका रूट को, एक चीज आपने याद रखनी है, हम एक आइडियल सिनेरियो, मैंने आपको कहा था ना हम एक परफेक्ट दुनिया में रह रहे हैं, वो कुछ अजम्पशंस है, ये भी एक अजम्पशन है कि आप अपना होमवर्क जो करते हो वो बड़ा जस्टिफाइड करते हो, लोग जो एस्टिमेट देते हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक देते हैं। अच्छा अब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मे भी किसी ने वो चीज वायलेट की होती है और उस वायलेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपने रूट कॉज एनालिसिस ठीक नहीं किया, ठीक है, और ये रूट कॉज एनालिसिस का फॉल्ट है, तो इस रूट कॉज एनालिसिस की वजह से वो जो 15 दिन आपके जाया हुए हैं वो है। तो हम फ्यूचर में
अपने रूट कॉज एनालिसिस को पकड़ेंगे। कंट्रोलिंग का काम ही यही है, ये जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग इन अ सेंस कि ये एक ना क्लोज लूप में चीजें चलती रहती हैं। क्लोज लूप में क्या है, मैंने एक प्लान बनाया, पहली बात, अब आप देखिए मैंने एक प्लान बनाया, काम इस तरह होगा और अगर इस तरह होगा तो 10 दिन में खत्म होगा और इस पे 100 रुपीज लगेंगे, ये 10 डेज में खत्म होगा और इसमें चले 1000 रुपीज मेरी कॉस्ट आएगी। अब मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में चेक करता हूँ कि भाई क्या वाकई ऐसा हुआ है, ये काम, ये वाला काम 10 डेज में हुआ है और उसमें 1000 लगे हैं। लेट्स से हमें पहली खबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्क पता चलती है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने ये देखा कि भाई जिस तरह मैंने अपने प्रोसेस को डिफाइन किया था, जो जो स्टेप्स मैंने कहे थे फॉलो करने के, वही नहीं हो रहे हैं। अगर वही नहीं हो रहे हैं तो मैं फिर इसका रूट कॉज एनालिसिस करूंगा कि लोग ये प्लान क्यों नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा, दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैंने प्लान को तो पूरा फॉलो किया है, लेकिन मेरे ये 10 डेज में नहीं हुआ, ये 12 डेज में हुआ है और जो पैसा मेरा लगा वो 1500 लगा। तो अब मैं इसका रूट कॉज एनालिसिस करूंगा कि भाई ये क्यों हुआ है। इसकी दो तीन रीजन हो सकती है। एक रीजन ये हो सकती है कि जो मेरा ओरिजिनल प्लान था या जो मेरा एस्टिमेट था वही गलत था। अगर ये रूट कॉज का रिजल्ट आता है तो मैं फिर देखूंगा कि भाई मेरी सारी एक्टिविटीज में तो गड़बड़ नहीं है कि। अच्छा, अगर रूट कॉज का रिजल्ट ये नजर आता है, मैं वापस आता हूँ, पलट के एनालिसिस करता हूँ, यार प्लान तो ठीक था, सब कुछ जस्टिफाइड था, इसका मतलब है मेरी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का पूरा फंक्शन करते यही है कि आपने, जैसे हम अपनी जात पे करते हैं ना, कि हम हर वक्त अपनी जात को कंटिन्यूसली बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जो हमें मतलब सिखाया गया है वो ये है कि हर वक्त अपने ऊपर एक नजर रखो और अपनी बुराइयों पे नजर रखो और अपने अंदर जो खामियां हैं, आपसे गलतियां होंगी, लाइफ में होती रहेंगी, लेकिन आपका काम यह है कि उनको ऑब्जर्व करके कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये बातें आपको सारी इंशाल्लाह जब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का फंक्शन पढ़ेंगे। सर जी आपको आ जाएगा। जी बेटा बने। सर वो मुझे सर नदीम का मैसेज आया कि वो रकम थोड़ा लेट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्विज में आकर पे लूंगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है कुछ फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। पहले बात, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी नहीं पढ़ी हुई, आप लोग ये बताएं कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होती हैं, जिन्होंने पहले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई। मैंने इसका एक जिक्र किया था एक जगह पे, कैन एनीबॉडी टेल मी, ये कहाँ सुना था आपने टूल्स एंड टेक्निक्स का वर्ड? अब्बास साहब, आदिल साहब। सर क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? नहीं, आप तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले हैं, आपको तो मैं जानता हूँ। फारिद साहब आपने पूछा है ना ये? यस मैडम। जी अच्छा, सर। हाँ नहीं आप नहीं, कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स कहाँ पे पढ़ा था आपने, ये वर्ड कहीं सुना था? मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई थी, ये कहाँ पढ़ा था, याद है कुछ? सब प्रोसेसेस में आती है ना सर, इनपुट ना ना खास आउटपुट साहब आपने टेक्निक्स नहीं आउट। बताना, हाँ आपने नहीं बताना ठीक है, चले अब आपने बता दिया है। अच्छा, अब मैं आपको याद दहानी के लिए, मैंने आपको कहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिवाइड किया गया है। हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेज होता है उसको हम 5 प्रोसेस ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद ये 4 हो गए, ओके चलो 5 कर देते हैं, और इधर से हम 10 नॉलेज एरियाज में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही था। और फिर हर नॉलेज एरिया या प्रोसेस ग्रुप के अंदर, हर में तो लाजमी नहीं है, बट प्रोसेस एरिया, सॉरी प्रोसेस ग्रुप एंड नॉलेज एरिया के अंदर कोई ना कोई प्रोसेसेस होते हैं, इंडिविजुअल 1 या 2 या 3 या 4 कुछ प्रोसेसेस होते हैं। और हर प्रोसेस के अंदर इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था कि 3 चीजें होती हैं। एक होता है उस प्रोसेस के इनपुट्स और एक होता है उस प्रोसेस के आउटपुट्स। यहाँ से एक इनपुट जाता है और यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स में हम एक्चुअल में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं और इस इनपुट को हम आउटपुट में बदल देते हैं। जैसे अभी हमने कहा था WPD, ये मेरे पास इनपुट में आया एक चीज। दूसरा, यहाँ पे जो मेरा प्लान था वो इनपुट पे आया है। इधर मैंने एक टूल एंड टेक्निक अप्लाई किया, कोई भी टूल एंड टेक्निक, लेट्स से मैं फिलहाल चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं कहता हूँ कंपैरिजन का मैंने टूल एंड टेक्निक इस्तेमाल किया। मैंने इन दोनों का एनालिसिस कह लें, आप चलें एनालिसिस कह लें, कंपैरिजन कह लें, वो मैंने किया और इसके नतीजे में मेरे पास आउटपुट क्या आया,
वो जो WPI है वो आ गई। फिर मैंने उस WPI को मजीद देखा और मैंने एक और टूल एंड टेक्निक या एक टेक्निक इस्तेमाल की और मैंने कहा उसका नाम है फोरकास्टिंग। तो अब मैंने ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास जनरेट हुई इसकी को सामने रखते हुए फोरकास्ट किया कि मेरा जो बाकी का प्रोजेक्ट का हिस्सा है उस पे क्या क्या असरात आएंगे, वो मैंने फोरकास्ट किए। तो अब आप देखें ये जो काम मैं कर रहा हूँ कि मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ या मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ या मैं उसकी फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, इनको हम टूल्स या टेक्निक्स का नाम देते हैं। टूल्स के ना आप कहने के एक जनरल मीनिंग समटाइम्स, बल्कि काफी दफा आप टूल का मतलब एक सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, ये आपने याद रखना है। जहां पे आपको समझ आ रही हो कि यार टूल का क्या मतलब है, वहां पे आप चेक कीजिएगा सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना वो मीनिंग समझा देगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक स्केजुलिंग टूल है तो इसका मतलब है स्केजुलिंग करने का एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल को अगर मैं कहूँ मेरे पास यार वो जो कॉस्ट बजटिंग करने का एक टूल है तो मैं कहूँगा कि यार एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर जो मुझे असिस्ट करता है इसमें। MS प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है एंड सो ऑन। तो टूल समटाइम्स मेनी अ टाइम्स एक्चुअली मींस जो आपके वो हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आपने देखा कि हर प्रोसेस पे कुछ इनपुट आते हैं और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आती हैं और फिर आउटपुट पे कोई चीज आती है। कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह सॉरी, कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं वो हर जगह यूज हो रहे होते हैं। उनमें दो आप चाहे लिखे हुए हो या ना लिखे हुए वो अंडरस्टूड है। एक हमने कल पढ़ा था EEF। इसका क्या मतलब था? EF स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैं अपने प्रोजेक्ट पे कोई भी प्रोसेस कर रहा होगा, कोई भी प्रोसेस, चाहे प्लानिंग का है, चाहे एग्जीक्यूटिंग का है, चाहे कोई भी प्रोसेस काम कर रहा होगा, उस पे उसके बारे में कोई ना कोई मेरे पास लिमिटेशंस या चीजें हमारी एनवायरनमेंट की तरफ से इम्पोज हो रही है। और उसके बाद OPS जो है वो दूसरी चीज है, ये एज एन इनपुट हर जगह होगा। कुछ ना कुछ मैंने आपको कहा पुराने प्रोजेक्ट से लेसन लर्न होंगे, पुराने प्रोजेक्ट का डाटा होगा, कोई टेम्पलेट्स बने होंगे, कोई रूल्स होंगे, कोई पॉलिसीज होंगी, कोई प्रोसीजर, वो सब OPS में आता है। तो चाहे ये दो इनपुट्स सर लिखे हुए या ना लिखे हुए, कॉस्ट टाइम रिसोर्सेज ये सारा OPA के अंदर ही शामिल होगा। टाइम कॉस्ट रिसोर्सेज नहीं नहीं नहीं, मैं ये लेकिन इनपुट सर नहीं आएंगे सर, मतलब देखें ओके इसमें एक इनपुट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा? किसमें ये जो प्रोजेक्ट मस्ट है हर चीज में प्रोजेक्ट नहीं नहीं मैनेजमेंट नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बहुत सारे प्रोसेसेस में, लाइक जब प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है उस वक्त तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना ही नहीं होता, ऐसे ही है ना। प्रोजेक्ट सही मैनेजमेंट होगा। प्लान तो तब बनेगा जब मेरी प्लानिंग के सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो मैंने आपको कहा था वो सारे के सारे इंटीग्रेट होकर ऊपर आएंगे। तो ये जितने भी प्रोसेसेस सही। ऑलमोस्ट लाइक 20+ प्रोसेसेस है, ये सारे के सारे जब तक कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एज एन इनपुट नहीं आ सकता। हैविंग सेड दैट, लेकिन वो इनपुट आता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, प्लानिंग एकदम से नहीं हो जाती, इसके हम कहते हैं प्लानिंग। एक्चुअल में पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आइटरेटिव प्रोसेस, लेकिन प्लानिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस इन पर्टिकुलर। और प्लानिंग आप एक गो में नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको ना ये बार बार, ये जो हमारा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चीजें स्टार्ट होंगी ना, उसमें ये पूरा हम स्टेप वाइज करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं, प्लानिंग को किस किस तरह करना है। और आप देखेंगे एक खास लेवल पे आके आप कहेंगे ओहो गड़बड़ होगी, वापस जाएं, फिर प्लान चेंज करेंगे, फिर आप वापस जाएंगे, फिर प्लान चेंज करेंगे, इस तरह। सो आपका ये आइटरेटिव, फिर ऐसा होता है कि कुछ चीजें ना नियर फ्यूचर में आपको विजिबल होती हैं, लेकिन बहुत लेट, प्रोजेक्ट 2 साल का है तो कुछ चीजों पे आपको अभी इंफॉर्मेशन नहीं आती या क्लैरिटी नहीं होती। वो हिस्से आप इंटेंशनली छोड़ देते हैं अनप्लान्ड के, यार जब टाइम आएगा, जब वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम उसको उस वक्त प्लान करेंगे। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग, कि आपने कुछ हिस्से खुद छोड़ दिए और उनको बाद में प्लान करते हैं। आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला जाता है, लेकिन ये प्लानिंग बाद में भी हो सकती है। एक चीज है रीप्लानिंग। रीप्लानिंग होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, वो आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के पार्ट में, कि हम
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर हमें नजर आता है कि कोई वेरिएंस आ रही है और उस वेरिएंस की कोई खास रूट कॉज है, उस रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए हम रीप्लान करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से रीप्लान कर लेते हैं, पूरा प्रोजेक्ट या कुछ हिस्से, डिपेंड्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जी टूल्स एंड टेक्निक्स की। टूल्स एंड टेक्निक्स जो है ना, ये हर प्रोसेस के अंदर है, ये तो हमने देख लिया। इनके अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसी हैं जो लाइक बहुत ही कॉमन सेंस पर मबनी है। आपने एक दफा वो पढ़ लिया ना तो हर प्रोसेस में ऑलमोस्ट वो यूज होती हैं, लेकिन आपने मतलब मैं बार बार उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मसलन एक टूल एंड टेक्निक है मीटिंग्स। अब मीटिंग, अगर मैंने एक टूल एंड टेक्निक मीटिंग लिखी हुई है, एक टूल एंड टेक्निक लिखी हुई है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? आप एक सेशन होल्ड करते हैं जिसमें आप लोगों को कहते हैं आपके माइंड में हमने एक हल तलाश करना है सो एंड सो प्रॉब्लम का, उसके बारे में बताइए क्या कुछ होगा, लेट्स से, और वो हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बताते हैं, हर कोई अपनी तरफ से एक चीज प्रपोज करता है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होगी, अंडरस्टूड है, वहां पे मीटिंग तो हो ही होगी, मतलब वो सारे किसी एक जगह पे ऑनलाइन बैठेंगे या लाइव बैठेंगे, बट वट एवर इट इज, वो मीटिंग तो है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट क्या होती है? हर प्रोसेस से रिलेटेड हम कोई ना कोई एक्सपर्ट जजमेंट जरूर करते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि यार मुझे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट का एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट का एस्टिमेट है, ये बेसिकली एस्टिमेशन के या कॉस्टिंग के कोई एक्सपर्ट लोग हैं वो करेंगे। अच्छा, मुझे क्वालिटी के कुछ मतलब काम कर रहे हैं, क्वालिटी का प्लान कर रहे हैं, तो भाई क्वालिटी का एक्सपर्ट आएगा, वो अपना ओपिनियन देगा, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट जजमेंट हम हर जगह यूज कर रहे होते हैं। सो दिस इज अगेन अ टूल एंड टेक्निक। इस तरह की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है जो बहुत कॉमन सेंस पे मबनी है, लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सेंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें भी वो हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, अभी आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो इस PMBOK के अंदर हर प्रोसेस के अंदर लिखी हुई है। PMI ने क्या किया कि इनमें से कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स उनको एक साथ ग्रुप करके नाम दे दिया। ग्रुप करके नाम देने से मुराद ये है कि वो तमाम टूल्स एंड टेक्निक्स जो किसी एक खास मकसद के लिए यूज होती हैं, उनका कोई खास पर्पस है, उनको इकट्ठा एक ग्रुप में लगा दिया। मसलन मैंने डिसीजन लेना है, आप सोचें कि 10 बंदों के या 20 बंदों की एक मीटिंग हो रही है, उसके अंदर उस मीटिंग के अंदर मैंने एक डिसीजन लेना है। तो अब डिसीजन मैं कैसे लूंगा? एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं अपना कोई क्राइटेरिया बनाऊं और उस क्राइटेरिया में कहूं कि यार इस, मसलन हम एक ये, बल्कि मैं ये बात अभी बता ही देता हूं, ये आगे भी यूज होगी। लेट्स से मैंने कुछ लोगों को हायर करना है और उसमें मैंने कहा कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वेटेज 30% है, उसके बाद एक्सपीरियंस की वेटेज लेट से 60% है, और कोई किसी के पास सर्टिफिकेशन है तो उसकी वेटेज 10% है। अब एक साहब है, तीन कैंडिडेट आते हैं, ए बी एंड सी। जो ए साहब हैं उनकी एजुकेशन मास्टर्स है, तो मे बी वो वहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स ले ले, 30 ले ले। और एक और साहब है उनकी एजुकेशन बैचलर्स है, वो वहां पे 20 लेगा। एक और साहब है उनकी एजुकेशन लेट से वो इंटरमीडिएट है, 10 ले लेगा। लेकिन जो जो साहब मास्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस हार्डली 1 साल का है और उसको हम 60 में से 10 नंबर दे रहे हैं। लेकिन ये जो बैचलर्स वाला है इसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको मैं लेट्स से आउट ऑफ 60 में भी 60 चले दे देते हैं। और जो इंटरमीडिएट वाला है उसका भी लेट्स से 5 साल है, तो उसको मैं 30 नंबर दे रहा हूँ। अब तीसरा है सर्टिफिकेशन। ए के पास सर्टिफिकेशन है, उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। बी के पास सर्टिफिकेशन नहीं है, 0 मिल रहा है। सी के पास भी नहीं है। तो अब मैं इस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए, और ये क्राइटेरिया एक नहीं है, 3 क्राइटेरिया थे और हर क्राइटेरिया की अपनी एक वेटेज थी। मैंने सर्टिफिकेशन देखी, मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी, मैंने एक्सपीरियंस, और मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करती है उसको मैंने अकॉर्डिंगली उतनी वेटेज दी। और फिर उस चीज़ पे देखा कि यार ठीक है, मास्टर्स वाले की डिग्री ज़्यादा, एक्सपीरियंस कम है, सर्टिफिकेशन है। इंटरमीडिएट वाले के पास जो एजुकेशन तो ज़्यादा कम है लेकिन उसके पास दरमियाना सा एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेशन नहीं है। और जो दरमियान वाला है इसके पास बैचलर्स
एजुकेशन तो जस्ट बैचलर्स है और सर्टिफिकेशन भी नहीं है, बट उसके पास एक्सपीरियंस जो मुझे सबसे ज्यादा मैटर करता वो है। तो मैं टोटल कर लूंगा, इसके 80 बन गए, इसके 40 बन गए लेट्स से, और इसके 50 बन गए। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस थिंग। तो मेरा अपना डिसीजन बड़ा कैलकुलेटेड हुआ, ये मेरी ख्वाहिशात या सब्जेक्टिव ओपिनियन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि यार ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे फलाना लगता है। मैंने उसको बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स और बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला, और अब इसको मैं किसी को फेवर नहीं कर सकता, मैं चाहूं भी तो ए को नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि स्कोर बड़ा क्लियरली बोल रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक। लेकिन डिसीजन मेकिंग सिर्फ इस तरह नहीं होती, डिसीजन मेकिंग एक और तरह से भी होती है, वो होता है वोटिंग के थ्रू। अब इसमें वोटिंग के अंदर तीन चीजें हो सकती हैं। मैं कहता हूं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जिस भी साइड पे दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इन दोनों में जिस भी साइड में 50% से ज्यादा वोट हुए वो वाली और चॉइस हम ले लेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा चॉइसेस हैं ए बी और सी, तो अब ऐसा मुमकिन है कि किसी की भी 50% से ज्यादा ना हो। लाइक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सी चॉइस के लिए 30% वोट हो और बी के लिए मे बी लेट्स से 35% वोट हो, और इसके लिए मेरे पास कितने, बल्कि इसको 40 कर ले जी और इसको फिर 30 कर ले। तो अब किसी की भी नहीं है। इस केस में हम ये कहते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम मेजॉरिटी नहीं कहते, प्लूरलिटी कहते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, बट माय पॉइंट हियर इज कि चाहे वो मेरी मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक हो, चाहे वोटिंग को मैं टेक्निक यूज एज ए टेक्निक यूज करूं, और उस वोटिंग के अंदर भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस कर सकता हूं। अच्छा, अब एक कंसेंसस होता है जिसमें आप 100% मतलब सब जब तक राजी नहीं होंगे हम आगे नहीं चलेंगे। जो क्रिटिकल मैटर्स डिसीजंस होते हैं उसमें 100% कंसेंसस जो है ना आप लाजमी लाना चाहते हो। एनीवेज, अब आप देखिए कि दोनों टेक्निक्स बेसिकली यूज एक ही पर्पस के लिए रही है, और वो है डिसीजन मेकिंग। तो पीएमआई ने ये किया कि जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो एक सिमिलर कॉमन पर्पस के लिए यूज होती हैं, उनको ग्रुप कर दिया। तो लेट्स से, अभी मैं आपको बल्कि लेट्स से की बात नहीं करते, हम उन टूल्स एंड टेक्निक्स को मैं नंबर आपको बताता हूँ कि टोटल 132 टूल्स एंड टेक्निक्स है पूरी बुक के अंदर, और उसमें 72 टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसी है जिनको इस तरह ग्रुपिंग में डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया है, और फिर 62 टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसी हैं जो किसी ग्रुप में नहीं आती बल्कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, आपको ये रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी टोटल है कितनी है नहीं है। आपके माइंड में ये ना एक लॉजिक डेवलप होनी शुरू हो जानी चाहिए कि यार ये जो ग्रुपिंग हुई हुई है ना, इसके पीछे लॉजिक ये है कि दे सर्व द सेम पर्पस। उसका फायदा ये होता है कि आपको जब एग्जाम सिनेरियो आता है ना, तो आप खुद समझ जाते हैं कि यार यहाँ पे डाटा गैदरिंग हो रही है। तो डाटा गैदर करने के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, मे बी मैं क्वेश्चनर लोगों में भेज दूं, मुझे डाटा गैदर हो जाएगा, सर्वे करवा लूं, डाटा गैदर हो जाएगा, मैं आप लोगों का इंटरव्यू कर लूं, डाटा गैदर हो जाएगा। तो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स इस तरह होती हैं। इसी तरह अगर मैं कहूं प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स का मतलब यह है कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स, अपनी चीजें किस तरह रिप्रेजेंट करनी है। टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती हैं, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, ग्राफ भी हो सकता है वगैरह, चार्ट्स हो सकते हैं। तो ये जितनी टेक्निक्स होगी उनको ग्रुप कर दिया रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स के अंदर। तो ये लॉजिक अगर आपके माइंड में है ना, तो फिर आपको प्रोसेस का अगर मैं नाम बताऊं ना, तो आप खुद ही कुछ ना कुछ उसकी सेंस बना लेंगे। बेशक आपने ना भी पढ़ा हो, आप सेंस बना लेंगे कि भाई हाँ इस तरह की कोई टेक्निक यहाँ पे यूज होनी है। इसलिए मतलब ये बताने का ये मकसद है। अब मैं आपको जरा क्विकली इन सारों का दिखाऊंगा, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जर्नल इंट्रोड्यू बिफोर वी यू नो गेट इंडल्ज इन द प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से, आज मैं थोड़ा सा शायद इंट्रोडक्शन देने में कामयाब हो जाऊं, बट अगर आज ना हुआ तो मंडे से इंशाल्लाह हम प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो घुसेंगे, और हम स्टेप वाइज देखना शुरू करेंगे कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है और उसको लेके जाएंगे जब प्रोजेक्ट क्लोज कैसे होता है वहां तक। अच्छा, उसके दौरान ना बहुत सारी टेक्निक्स और पॉइंट्स बार बार आने हैं, तो आई वांट कि उससे पहले आपको ये बातें बताऊं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे डाटा गैदरिंग। डाटा कैसे कैसे आप गैदर कर सकते हो। बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग ये होती है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या आपका कॉम्पिटिटर या दूसरे क्या कर रहे हैं। मुझे काम करना है और मुझे पता नहीं है कि भाई मैं कैसे करूं, तो मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा और ये देखूंगा मेरा कॉम्पिटिटर कैसे कर रहा है या दूसरी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रही है, उनको मैं एज अ बेंचमार्क यूज कर लूंगा।
अच्छा, अब ये अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा, मैं सबको एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। ये जब भी एक टूल एंड टेक्निक फर्स्ट टाइम आएगी, जब हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें एक टूल एंड टेक्निक फर्स्ट टाइम जब आई तो मैं उसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके बाद आपने उसको याद रखना है। मैं बार बार फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज हम कभी भी ये कोर्स 2 या 3 महीने में भी खत्म नहीं कर सकेंगे। आपका काम यह है कि उसको 100% जहन में रखना है। अच्छा यार, आइंदा बेंचमार्किंग जब भी माइंड आए तो आपको पता हो बेंचमार्किंग का ये मतलब है। इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन हो सकते हैं, चेक शीट्स या चेक लिस्ट बनी बनाई आ सकती हैं कि यार ये काम जनरली, लेट्स से अगर मैं कहूँ ना कि अगर आपने एक ट्रिप पे जाना है तो उस ट्रिप के लिए चेक लिस्ट आपने बनाई हुई है, क्या क्या यार वो ट्रांसपोर्ट बुक होगी, हाँ हो गई, मोबाइल चार्जिंग का रख लिया। अगर मैंने कोई इस तरह की चेक लिस्ट, और ये चेक लिस्ट मुझे कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली पीएमओ ने पुराने प्रोजेक्ट से उठा के बनाई हुई होगी, ताकि फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स जब भी कोई आए तो उनके पास ये चीजें बनी हुई हो। भाई वेबसाइट बनानी है तो क्या क्या चीजें देखनी है, तो इस तरह मैं डाटा गैदर कर सकता हूँ चेक लिस्ट से, चेक शीट से, फोकस ग्रुप इंटरव्यू कर सकता हूँ, मार्केट रिसर्च हो सकती है, क्वेश्चन सर्वे हो सकता है, सैम्पलिंग आप कर सकते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे हम, डाटा एनालिसिस की टेक्निक। सर एक क्वेश्चन है, हमें ये क्या 27 टेक्निक्स याद रखनी है या हमें सिर्फ मेजर पॉइंट्स याद रखनी है जो आपको? अच्छा, इसके बारे में कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक दफा मैंने बता दी तो उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो पीएमपी का एग्जाम है, इस पीएमपी के एग्जाम के अंदर दे डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल बी मास्टर ऑफ ऑल दीज टूल एंड टेक्निक्स, ये आपने ज़हन में रखना, ठीक है। मसलन कुछ ऐसी हैं जो एक खास फील्ड से स्पेसिफिक है, मसलन जो फाइनेंस वाले लोग हैं, फाइनेंस वाले लोगों को कुछ टेक्निक्स का पता होगा, जिनको हम कहते हैं वो आईआरआर, जिनको हम कहते हैं एनपीवी। आई होप आप लोगों को सबको ये पता है, अगर नहीं पता तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट हो, ये सारी जाहिर है 100% प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस तरह हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हो सकता प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन अगर कोई उसे ये बताए ना कि सर वो हमने फला प्रोजेक्ट चूज किया बिकॉज ऑफ अ शॉर्टर पे बैक पीरियड या बिकॉज ऑफ अ हायर एनपीवी, तो उसे ये तो पता हो कि यार पे बैक पीरियड क्यों यूज होता है, आईआरआर क्यों यूज होता है, एनपीवी क्यों यूज होती है, करते कैसे हैं, ये उससे नहीं पूछा जाएगा। बट इतना पता होना चाहिए कि हायर द एनपीवी बेटर इट इज, लेट्स से लेसर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज, इस तरह की कुछ बातें उसे पता जरूर होनी चाहिए। तो जितना आपको जिस चीज टूल एंड टेक्निक की एक्सपर्टीज चाहिए होगी, मैं आपको उतनी डेप्थ में कराऊंगा, और जिसके बारे में कुछ चीदा चीदा पॉइंट आपको याद करने हो तो मैं आपको उतने कराऊंगा। नाउ दिस इज लास्ट मिनट, अभी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो डाटा एनालिसिस की फिर आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स के अंदर हम अर्नड वैल्यू एनालिसिस करते हैं, हम रिजर्व एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस के बारे में आप लाजमी जानते हैं, अभी हम रूट कॉज एनालिसिस की बात कर रहे हो, वो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं एंड सो ऑन। जस्ट अभी कॉल ड्रॉप हो गया,